आप मुल्ज़िम हैं? जी, आप मुल्ज़िम। आधे से ज़्यादा जो जेलें भरी हैं वकीलों की वजह से भरी हुई हैं। अगर किसी को पता लग जाए कि ये माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई क्या अहमियत रखते हैं ज़िंदगी में, जो हम फॉर ग्रांटेड लेते तो हैं। आप यकीन करें घर से लोग फालतू निकलना छोड़ देंगे। अगर अपने लिए जीना शुरू करेंगे तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे। आप बताएं, पंजाब का एक वाक़या है, सज़ाए मौत के कैदी, उनके ब्लैक वारंट, उनको सज़ाए मौत दे दी जाती है, जेल में फांसी दे दी, ठीक है, लाश ले गए दफना दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से आर्डर होता है कि इनको बरी कर दिया। ऐसे भी लोग हैं जिनकी वालदा घर से निकलती है 1000 रुपये उधार लेके बराबर वाले से, इस उम्मीद पे कि बेटे के पास जेल में जाऊंगी वो यहाँ से 3000 4000 मुझे कमा के देता है। वो उनसे पैसे लेती है, वापसी जाके 1000 रुपये उसका उधार वापसी करती है और 3000 अपने पूरे 10 दिन 15 दिन का खर्चा लेके जाती है। किसी को अगर सज़ाए मौत दी जाए, अल्लाह ना करे किसी के ब्लैक वारंट जारी हो जाए, तो उसकी फ़ैमिली जो लास्ट टाइम उससे मुलाकात करती है, फैमिली तो इंतज़ामिया के आंसू निकल आते हैं। है तो इंसान ना। 24 साल बाद उसके घर वालों को पता लगा कि हमारा घर का अफराद ज़िंदा है। 4 बार सज़ाए मौत कहाँ लिखी है? लेकिन जिस तरीके से आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं खुद शौक में हूँ। मुझे यकीन है मैं बेकसूर हूँ। अगर मैं गुनाहगार होता टांगे काँप रही होती, आपके सामने काँप रहा होता क्योंकि गुनाहगार था। क्योंकि यहाँ से कैदी 24 साल बाद भी गए हैं, 20 साल बाद भी गए हैं, 15 साल बाद भी गए हैं, और अल्लाह की रहमत से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भी जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आज़ादी कितना एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी मायने कितनी बड़ी है। मैं और आप कभी भी उठते हैं, घर से अगर बाहर जाना होता है घर से बाहर चले जाते हैं, जो दिल में आता है हम खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं। लेकिन आजकल का जो माशरा है, जंगल का कानून बनता जाता है, हंट और बी हंटेड। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है छीन लिया जाता है, बाइक है, गाड़ी है, छीन ली जाती है, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी भी सैडली टू से छीन ली जाती है। आज हमारे पास और उनकी क्या स्टोरी है, उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा जहांगीर, पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं सन 2011 से इस जेल में कैद हूँ। इससे पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी, लाइफ बहुत अच्छी थी। अचानक एक ज़िंदगी ने यू टर्न लिया, और वो यू टर्न ऐसा लिया कि मेरी भी समझ में नहीं आया कि ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। अच्छा, इस ज़िंदगी में आने का जो वजूहात बनी वो गलत गैदरिंग, कुछ गलत दोस्त थे जो हमें नहीं पता था कि गलत काम करते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये इंसान बुरा है, ये अच्छा है। अब उनके साथ उठना बैठना, उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। इससे पहले मैं गेट्स फार्मा मेडिसिन कंपनी में। ओके। आप पे इल्ज़ाम क्या है? मुझ पे इल्ज़ाम लगा 302 का, मर्डर का। मर्डर, किसी की जान लेना। किसी की जान लेना। आपने किया है? नहीं किया, नहीं। मैंने बताया कि गलत गैदरिंग की वजह से मैं आज यहाँ तक बैठा हूँ। और आपकी जो सेंटेंस है वो हो चुकी है, यूर कन्विक्टेड? मैं एक सज़ा याफ्ता कैदी हूँ। डेथ सेंटेंस, सज़ाए मौत है मुझे, और तकरीबन जेल में 14 साल है मुझे। आपको सज़ाए मौत मिल चुकी है? जी, सज़ाए मौत है मुझे। कि आप कह रहे हैं गलत गैदरिंग की वजह गलत से गैदरिंग की वजह से। आप पे ये मर्डर का इल्ज़ाम लगा। कैसे लगा? देखें, जब इंसान किसी अच्छों में उठेगा बैठेगा तो उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। अगर लाइफ में आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे तो मुश्किलात आपको घेरेंगी। अगरचे आप अपनी फैमिली के लिए जीना शुरू करेंगे और अपनों का सोचेंगे और अपनों के लिए जिएंगे तो आपके इर्द गिर्द कोई मुश्किलात नहीं आती। दरअसल जब हम घर से निकलते हैं तो वालिदैन, जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत पुरइत्माद होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी गलत गैदरिंग में नहीं जाते। अब हम जिनके पास जाते हैं वो गलत होते हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब ये मुसीबत हमारे सर पे आई तो समझ आई कि ये दोस्त सारे गलत थे जो गलत काम करते थे। अच्छा जहांगीर, वॉक मी थ्रू कि आप 20 साल के थे जब आप जेल में आ गए। एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स कि आपका ये जो मर्डर है, जो ये चार्ज लगा आप पे, ये जो इल्ज़ाम लगा है आपके कहने से, तो ये इंसिडेंट कब हुआ, क्या हुआ? मैं पूछ सकती हूँ कि किसकी जान गई? इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ। लाजमी है अगर किसी की जान गई है तो एफआईआर भी कटेगी, मर्डर भी। अगर किसी की जान गई है तो एफआईआर कटी और मुझ पर एक चार्ज लगाया गया। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने ऐसा कोई हादसा नहीं किया। मैं किसी संगत की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। और मैं जब 2011 में जेल आया तो मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर बार कंप्लीट कर रहा था, लेकिन हुई नहीं। तो मैंने जेल में आके यहाँ पे क्लासेस अटेंड की,
और जेल का माहौल जैसे दिखाया जाता है बाहर, ज़िंदगी में ऐसा है नहीं। इसको हकीकत में इस्लाह घर ही कहते हैं। अब इस दौर में इस्लाह घर ही है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जी है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से फ़ाइन आर्ट का काफ़ी सारा काम, पेंटिंग सीखी, आर्ट सीखी। एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग्स बहुत सारी सेल हुई हैं और मैंने यहाँ पेंटिंग भी सीखी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया, बीकॉम मैंने यहाँ से कंप्लीट किया अपना। और मैंने अपनी लाइफ को गलत वे पे नहीं लेके गया, अपनी लाइफ को मैंने वैसे ही जिया जैसे बाहर जी रहा था। अगर मैं यहाँ पे भी बंद आपके हूँ, पास ऑप्शन भी तो नहीं था ना? नहीं ऑप्शन देखें, अगर हो सकता है आप बाहर होते, अब आपके फ्रेंड्स वही होते। देखें ज़िंदगी में आपको सीखने और सिखाने के लिए अल्लाह ताला बहुत कुछ दिखाता है। शायद मैं बाहर होता और उन पे कोई बुराई आती तो मैं उनसे एहतियात करके दूर हो जाता और मैं एक अच्छी सक्सेस लाइफ गुजार रहा होता। आज यहाँ पे हूँ तो इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इस काबिल हूँ कि मैं बाहर माशरे में रहने के काबिल हूँ। अच्छा जहांगीर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, पूछें। गलत दोस्त की वजह से बंदा सिगरेट पीना शुरू करता है, बिल्कुल। बंदा ड्रग्स करता है, ऐसा ही। बंदा शराब पीता है, गलत दोस्त है। चले अगर कोई हीरोइन जी आपका दोस्त, बिकॉज आपकी जो पर्सोना है वो ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त हीरोइन जी होंगे या नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई- रोड पे लेटे हुए वो नहीं, मवाली ऐसा- होंगे। ऐसा ही, ऐसा ही। मतलब यू लुक लाइक अ स्मार्ट मैन एंड यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। सो मुझे ये बात आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि वो अगर दोस्त थे तो वो यू नॉट स्मार्ट कि ये मुझे फंसा रहे हैं, और फंसा भी कोई छोटी मोटी चीज़ में नहीं रहे कि कोई Murder, बाइक चोरी हो murder, गई, murder। कोई मोबाइल चोरी हो गया, कोई गाड़ी चोरी कर ली, Murder, murder। रॉबरी हो गया। इट्स फुल ऑन मर्डर। मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, मैं आपको मुझे एक ये इशारा बात करूँगा। समझनी है कि हाउ। जी जी जी, मैं एक इशारा करूँगा, आप समझिएगा। कराची में, पाकिस्तान में ऐसे मर्डर्स हुए हैं कि एक जो वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे, जिनके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, आप समझ रही होंगी मैं किसका कह रहा हूँ। अब जब उनसे मर्डर हुआ तो उनका खानसामा भी साथ, उनका ड्राइवर भी साथ। गलती की उनके मालिक ने। पिछले दिनों शारा फैसल पे एक इत्तफाकी हादसा हुआ होगा, कोई दो पढ़े लिखी फैमिली के ग्रुप आपस में लड़े, उन्होंने भी असला निकाला। गलती कब इंसान से कहाँ होती है इंसान को खुद नहीं पता चलता। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने भी मर्डर किए हैं। अब वो जब कोई करके आए और हमारे पास बैठ जाए तो हमें नहीं पता लगता है कि ये घर से किस नीयत से आया था या बाहर से क्या करके आया। तो जब एक जगह पे कोई लड़का ख़राब बैठेगा मैडम, तो उसके साथ के सारे लड़के गलत ही कहलाएंगे। ठीक है। सो आपके जो ग्रुप में थे जी, वो सब, उन सबको सज़ा मिली है? नहीं, उनमें से जो है मैं तो आज तक जानता भी नहीं कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि वो एक क्रिमिनल माइंडेड होंगे। अगर मैं इतना क्रिमिनल माइंडेड होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। मैं वही समझता था कि दुनिया बिल्कुल सीधी है और दोस्त भी अच्छे हैं, और वालिदैन ने जो मेरी अच्छी पढ़ाई भी मुझे करवाई बाहर, मैं जॉब भी अच्छी करता था, अच्छी सैलरी भी थी, तो मैं हर एक को अच्छा ही समझता था क्योंकि मैं खुद अच्छा था। अगर मैं बुरा होता तो मुझे सब लोग बुरे नज़र आते। तो मैं एक माइंड से खेलता गेम जो मुझे नहीं खेलना आया। अच्छा, ये तो देखें आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका स्टोरी है, ठीक है, ये दिस इज योर स्टोरी। जी, जी, जी। नाउ जब आप कोर्ट में गए, कोर्ट आपका फीलिंग्स पे, इमोशंस पे कन्विक्ट नहीं करता, वो एविडेंस, लॉजिक, विटनेसेस पे कन्विक्ट करता है। व्हेन यू वेंट टू कोर्ट, आपके खिलाफ एविडेंस क्यों मिला अगर आपने वो काम नहीं किया? देखें, अगर मैं आपके सामने फ़ाइल रखूं तो उसको पढ़ने में बड़ा टाइम लगेगा। एक अननोन एफआईआर जो मेरे नाम पे नहीं है, एक नामालूम अफराद की जो मेरे नाम पे नहीं है, जो किसी ने मर्डर किया, जिसकी शनाख्त पेड नहीं है, बाकायदा एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनकी शनाख्त, मर्डर में एक सबसे अहम पॉइंट होता है शनाख्त पेड का, उनकी फैमिली ने मुझे शनाख्त नहीं किया। हाँ, ठीक है, लेकिन क्या एविडेंस होते हैं, जजों की सोच क्या है, ये मेरे समझ से बालातर है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी गंवा चुका है, एक ज़िंदा खड़ा हुआ है, वो ज़िंदगी गंवाने जा रहा है या आज़ादी की तरफ जा रहा है। अगरचे एक इंसान चला गया लेकिन दूसरी की ज़िंदगी तो आपके सामने है। आप बारीक से बारीक पॉइंट देखें, जो जस्टिस जो है ना, थोड़ा सा मुझे मुल्क में नज़र नहीं आता, जो इंसाफ हो वो मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा जहांगीर, एट द टाइम ऑफ मर्डर, जिस वक्त ये मर्डर हुआ, एक तो किसका हुआ और वे वर यू, आप कहाँ थे? मैं जॉब पे ही था अपनी। तो ये तो आपका एलिबाई है ना? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगरचे मैं फ़ाइल लेके बैठूँगा आपके सामने तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अब ज़बानी आपको मैं समझा नहीं सकता। अगर मेरी फ़ाइल होगी तो आप देखेंगी, पढ़ेंगी और आप खुद कहेंगी कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब मर्डर हुआ, अल्लाह जानता है कि कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ किया, और किसका है वो भी नहीं पता ये आपको? भी नहीं पता किसका है तो देखें, हैं तो कराची के ही हैं फैमिली, मुद्दई हैं, कोर्ट में तो आते हैं, मैं बाई फेस मिलता था, और अल्लाह रसूल गवाह कभी उन्होंने मुझे गाली नहीं दी, कभी मुझे गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये बेगुनाह है।
उन्होंने हमसे कहा कि बेटा गवर्नमेंट ने कहा है कि मर्डर आपने किया है। तो उनकी किसी से दुश्मनी होगी, मतलब उन्होंने कोशिश नहीं की कि ये गलत बंदे को इन लोगों ने पकड़ा ये है? अब अल्लाह जानता है उनकी दुश्मनी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको गवर्नमेंट ने हमारे हवाले किया कि आप हमारे कसूरवार हैं। आप मुलजिम हैं। जी आप मुझसे तो आपका जो एडवोकेट या जो जी, लॉयर है जी। उसने कोशिश नहीं की? एक तो लॉयर इतने धोखा देते हैं कि अल्लाह पूछे इनसे। मेरी बेल बार बार रिजेक्ट होती थी कि वकील पेश नहीं होता। वकील को पैसे भी दिए हुए थे। जब कोर्ट में मेरी डेट होती है तो वकील वह पहुंचता है जब अगेंस्ट मुद्दई अपनी सारी कार्रवाई कर लेता था, तो बाद में पहुंचते थे मेरे सामने कि बेटा मैं हाजिर हो गया, लेकिन वो मेरे नुकसान में जाता था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे हक़ में है या फ़ायदे में है। आधे से ज़्यादा जो जेलें भरी हैं वकीलों की वजह से भरी हुई हैं। अगर वकील अपना काम दुरुस्त करना शुरू करें तो आपको ये जेलें खाली नज़र आएंगी। अगर आप भी अभी आधे से ज़्यादा कैदियों से मिलें, वो यही कहेंगे वकील हमारे पैसे लेके भागे हुए हैं। मैं अजान हो रही है, मैं आपको सच बताऊं कि हमारी हाई कोर्ट की डेट लगी हुई थी। इन्होंने वकीलों ने झूठ बोला मेरे भाई से कि हम शॉर्ट टर्म डेट लगवाते हैं, आप हमें 50,000 दें। वो मेरे भाई ने किससे उधार लिए, कैसे किए, उसको 50,000 दी, जबकि सुबह की डेट फिक्स है, मेरा फैसला अनाउंस होना है, और वो 50,000 लेके गायब। हाँ। अब इतना एतमाद नहीं होता कि हम किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेके, बताएं। जेल में तो कोई हमें तंगी नहीं है, लेकिन है तो जेल ही ना। आज़ाद नहीं है ना। आज़ाद है तो जेल ही ना। आज़ादी एक ऐसी नेमत है, अगर किसी को पता लग जाए कि ये माँ बाप बीवी बच्चे बहन भाई क्या अहमियत रखते हैं ज़िंदगी में, जो हम फॉर ग्रांटेड लेते तो हैं। आप यकीन करें घर से लोग फालतू निकलना छोड़ देंगे। अगर अपने लिए जीना शुरू करेंगे तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारी जब माएँ आती हैं, लोगों की बहनें आती हैं, किसी की वाइफ आती हैं, बच्चे आते हैं, आप यकीन करें कि एक जेल में सहूलत है कि लोग अपना 2 रुपये कमा लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी वालदा घर से निकलती है 1000 रुपये उधार लेके बराबर वाले से, इस उम्मीद पे कि बेटे के पास जेल में जाऊंगी वो यहाँ से 3000 4000 मुझे कमा के देता है। वो उनसे पैसे लेती है, वापसी जाके 1000 रुपये उसका उधार वापसी करती है, और 3000 अपने पूरे 10 दिन 15 दिन का खर्चा लेके जाती है। यह हमें मोती की आसानी दी काम करने के लिए, पेंटिंग्स की आसानी दी कि आप पेंटिंग्स करें, एग्जीबिशन होती है, यहाँ से फ़रोख्त होती रहती है हमारी पेंटिंग। लेकिन मुश्किलात जो है आप अपने लिए खुद चुनते हैं। अच्छा जहांगीर, आप अरेस्ट हुए, आपकी एज कितना, 20 साल की थी? 28 और कब हुए थे? मैं मतलब आप अपने घर पे पुलिस आई थी? देखें, ऐसा हुआ कि मैं बलोच कॉलोनी से अपने घर की तरफ जा रहा था। एक प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिशियन, मैं 3 इयर्स डिप्लोमा YMC से मैंने डिप्लोमा किया हुआ था बाहर, मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। ओके। मेरे पास टीपू सुल्तान में जितने बेंगलोज हैं बलोच कॉलोनी के बैक साइड पे, मैं कारीगर हूँ इलेक्ट्रिशियन का। अगर मुझे लोग देख रहे हैं तो वो जानते भी हैं कि स्टेडियम के बैक साइड पे एक स्टेडियम बेंगलोज बने बहुत सारे, मैंने काफ़ी बेंगलोज में इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, मुझे लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं। मैं वहाँ से घर जा रहा था, मैं खुद एक हादसे का शिकार हुआ। मुझसे मेरी बाइक छीनी गई, मुझसे मेरा मोबाइल छीना गया, मुझे बुलेट्स लगी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ विद जहांगीर शमशेर के नाम से। कोई गिल्टी होता है तो अपना नाम, वल्दियत और घर का एड्रेस हॉस्पिटल में एग्जैक्ट नहीं लिखवाता, तो क्योंकि वो गलत होते हैं। हाँ। मेरा हॉस्पिटल जिन्ना अस्पताल में जहांगीर शमशेर, मकान नंबर, ID कार्ड बिल्कुल परफेक्ट वालिद के नाम के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं एक हादसे का शिकार हूँ। मुझे घर से पुलिस ने उठाया सन 2011 में, एक डाउटफुल कि आपको बुलेट लगी है, क्यों लगी है, उसकी एक कच्चा पर्चा कहते हैं, थानों में कटवाते मतलब हैं। जिसको बुलेट लगी है उसको अरेस्ट कर रहे हैं? उसको अरेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ हादसा क्या आया, क्योंकि मैं एक थाने में एंट्री करवा चुका था जहांगीर शमशेर के नाम से। ओके। मैं नाम वलियत के साथ उसी रात में एक मर्डर हुआ था। ये मुझे घर पे लेकर आए इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप मेरे साथ थाने चलें। ठीक है चलें। जब वहाँ लेके जाते हैं तो मुझसे डिमांड की जाती है अच्छा। छोड़ने की। मेरे वालिद साहब को कॉल जाती है। मेरे वालिद साहब ने मौजूदा IG सिंध को एक एप्लीकेशन दी उस थाने के ख़िलाफ़ कि मेरे बेटे को अरेस्ट करके ले गए हैं नामालूम असला के साथ लोग, उनके फ़लाँ फ़लाँ नाम भी लिखे हुए हैं। अगरचे मेरे बेटे पे केस डाले गए तो इस केस का IO ये होगा। ये 8 दिन पहले बता रहे हैं मेरे वालिद साहब। अब वो FIR, वो जो एक एप्लीकेशन थी उसकी कोई अहमियत नहीं, वो पसे पुश्त कचरे में डाल दी गई। अगर उस पर कार्रवाई होती तो खुदा गवाह मैं यहाँ ना होता। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये जो मौजूदा IO है वो 5 लाख की डिमांड कर रहा है, ये लोगों का अगवा करता है, इसके साथ एक प्रोफेशनल टीम चलती है। And they were on duty police officers? जी। उस टाइम उसको अहमियत नहीं दी गई क्योंकि वो पावर में थे, और अल्लाह गवाह है वो IO आज जेल में बैठा हुआ है उसी इल्ज़ाम में जो इल्ज़ाम मैंने 2011 में लगाया था उसके ऊपर कि ये इंस्पेक्टर ये काम करता है। उसी केस में वो इंस्पेक्टर आज जेल में बैठा हुआ है एक प्राइवेट टीम के साथ। एक इंस्पेक्टर का प्राइवेट लड़कों से क्या काम, कुछ थोड़ा सा तो समझ आया होगा आपको। इट्स मकफाते अमल। मैंने शादी की थी, 6 माह हुए थे मैं जेल आ गया।
आज 14 ईयर्स ओल्ड मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार करती है अल्लाह से, क्योंकि यहाँ से कैदी 24 साल बाद भी गए हैं, 20 साल बाद भी गए हैं, 15 साल बाद भी गए हैं, और अल्लाह की रहमत से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भी जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जहांगीर, लेकिन एक 20 साल का बच्चा ही होता है ना, वो बिल्कुल बच्चा ही टीन एज हुड से ऐसा ही निकलता है, होता है, बच्चा ही ऐसा होता ही है, होता और फिर वो अरेस्ट होके इस माहौल में आता है, तो एक ज़ाहिर सी बात है, एक एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डर, खौफ, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा ही तो आपकी फैमिली ने कैसे कोप किया, आपने कैसे कोप किया? बहुत मुश्किल होता है ऐसा वक्त आपके ऊपर आए, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, फैमिली ने तो बहुत जो है ना एक दुख और दर्द मेरी वजह से बर्दाश्त किया बहुत। लेकिन जेल का एक रूल बहुत अच्छा है, यहाँ के अफसर बहुत अच्छे हैं। आप कैटेगरीज देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा आता है तो उसके लिए अलग वार्ड रखा हुआ है, उसको कोई तंग नहीं करता। जुवेनाइल। बिल्कुल, बड़ों को अलग रखा जाता है, जो पढ़े लिखी गैदरिंग है खुद गवर्नमेंट देखती है कि ये पढ़ा लिखा है तो इसको मौका दिया जाए, क्लासेस में आए, टीचर्स आएँ। मैं टीचर्स हूँ, एज अ टीचर्स 14 साल पहले काम कहती था, बैरकों में वक्त ज़ाया करता था। यहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से बैरक में ऐलान किए जाते हैं कि है कोई पढ़ने वाला, है कोई तालीम हासिल करने वाला, अच्छे रास्ते पे चलने वाला। जेल अच्छे से नहीं भरी हुई, बुरे से भी नहीं भरी हुई, दरमियाने लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अगर बाहर कोई हादसात होते हैं तो जेलों में लोग आते हैं, लेकिन मेरे पास अपने फुल प्रूफ पड़े हुए हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। और वो अब मुझे उम्मीद हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह की मदद से सुनवाई होगी। वो एप्लीकेशन अगर आप देख लें, उस मौजूदा इलाके के SHO ने लिखी, वो एप्लीकेशन पे स्टैंप लगाया, सिग्नेचर किए कि बिल्कुल इनके बेटे को घर से कुछ लोग अफराद उठा के ले गए हैं। वो एप्लीकेशन पे स्टैंप लगी हुई थाने की। मुझे मुझे आई एम वेरी शॉक्ड कि एक तो आपकी बाइक गई, आपका मोबाइल मेरा गया, मोबाइल गया, आपको और गोलियां लगी, उसकी एक फिर कच्चा पर्चा अरेस्ट कहते हैं भी आपको किया गया। जी, उसका कच्चा पर्चा कहते हैं, जो थाने में दर्ज भी है कि जहांगीर शमशेर इस वक्त इस इलाके में इस मौके पर ज़ख्मी हुआ है और इसके साथ ये हादसा पेश आया है। TPO कहते हैं थाने के TPO को, ये वायरलेस भी हुआ है सारा। अच्छा, घर में आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया। आपकी शादी 6 महीने, मतलब 6 महीने 6 पुरानी महीने। शादी थी तब आप अरेस्ट जी हुए, जी जी। और आपके फादर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई। और अम्मी वगैरह आती हैं अम्मी मिलने? वगैरह आती हैं, भाई आते हैं, मिलने आते जी हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन वो किस तकलीफ़ से आते हैं कि वो अल्लाह ही जानता है कि दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के आते हैं, और यहाँ आना कोई आसान नहीं होता। बिल्कुल। मैं फिर भी कह चुका कि हमारी वजह से हमारी घर की ख़वातीन को कभी रिक्शे वाले के मुँह लगना पड़ता है, वकीलों के मुँह लगना पड़ता है, कोर्ट के चीरों के धक्के खाने पड़ते हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी यंग लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को इल्म हासिल कर रहे हैं, उसको इल्म हासिल करने तक ना रखें, उसको अमल में लाने के लिए भी जद्दोजहद करें। अगर कुछ इल्म हासिल किया तो उसको अमल भी करें। अगर इल्म हासिल करके सिर्फ डिग्रीज रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। अगर कुछ इल्म हासिल किया उसको अमल में लाएं, अपने साथ वाले दोस्तों को समझाएं कि, और वालिदैन से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को देखा करें कहाँ उठते बैठते हैं। लेकिन बज़ाहिर आपको इसके- लगता है कि आजकल के दौर में आप अपने बच्चे पे इतना ट्रैक कर सकते, इतनी नज़र रख सकते, आप नहीं रख सकते? देखिए, कोई काम नामुमकिन भी नहीं है कि एक ना, लेकिन कहते हैं कि माँ और बाप की जो आँख होती है वो बच्चे को परख लेती है कि ये अगर मेरे पास चल गया है तो किस गम में आया है, ये क्या मांगना चाहता है। लेकिन जब वालिदैन बच्चों पे नज़र रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे हादसा कम होंगे। मेरे जैसा कोई कैदी दोबारा शिकार नहीं होगा इस माशरे के अंदर इस किस्म का कि वो सज़ाए मौत तक पहुँच जाए। मैं यही इसी बात पे आपसे पूछने वाली थी कि आपको मैक्सिमम सेंटेंस क्यों मिली है? ये जस्टिस जो हैं, जज हैं, इनके माइंड होते हैं कि कितनी सज़ा किसको देनी है, क्या करना है। ऐसे भी लोग हैं जो लाश को टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद कर दिया, वो चले भी गए बरी हो के। ऐसे लोग भी हैं, किसी ने तो पता नहीं किस किस तरीके से मर्डर्स किए हैं, उनको 25 साल उम्र कैद कहते हैं वो सज़ा दे दी, किसी को सज़ाए मौत दे दी। मर्डर तो मर्डर होता है, उसमें 2 सज़ाएँ, उम्र कैद या सज़ाए मौत। तो ये जजों का जो माइंड होता है उन्हें पता है कि किस में क्या करना है, किस तो में क्या आपको करना लगता है हमारे जो कोर्ट्स हैं वो एविडेंस और जो विटनेसेस है उस पे नहीं होते हैं, वो अपने लॉजिक, अपने पर्सनल डिसीजंस पे चलते हैं? आपको ये लगता है? कुछ कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसा कह होता है। सकते हैं। सज़ाए मौत एक बहुत दर्दनाक सज़ा है, बहुत इट्स दर्दनाक। द मैक्सिमम प्रिजन। किसी को अगर सज़ाए मौत दी जाए, अल्लाह ना करे किसी के ब्लैक वारंट जारी हो जाए, तो उसकी फैमिली जो लास्ट टाइम उससे मुलाकात करती है, फैमिली तो इंतज़ामिया के आंसू निकल आते हैं। है तो इंसान ना, इन्हें जुर्म से नफरत है, इंसान से नहीं है। बिकॉज वो लास्ट टाइम जब कैदी के कदम चलते हुए जाते हैं, दिल में खुदा, खौफ खुदा, ज़बान पे इस्तग़फ़ार का कलमा, दिलों में सबकी चाहत कि या अल्लाह कोई मौका, कोई मौज़ा। तो मैं ज़िक्र करूँगा सज़ाए मौत का आपके साथ। कुछ अर्सा पहले मुइन कैदी का नाम है, सज़ाए मौत में था, इसकी फैमिली पूरी पाकिस्तान में थी। जब उसे सज़ाए मौत अनाउंस की गई तो
गरीब फैमिली थी। अब घर वाले ये समझते हैं कि शायद हमारे बेटे को फांसी दे दी गई है, वो बांग्लादेश चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके। इसी तरह जैसे आपके चैनल के तवज्जुह से एक चैनल आए होंगे, उन्होंने उस कैदी का इंटरव्यू लिया काफ़ी अरसे बाद। घर वाले समझ रहे हैं हमारा बेटा हमें छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। काफ़ी अरसे बाद एक मीडिया के थ्रू वो इंटरव्यू देता है, तो उनके कोई रिलेटिव अमेरिका में देखते हैं उनको मीडिया पे, और खुशी से चौंक जाते हैं कि ये तो हमारा जो दोस्त भाई है ज़िंदा है। ये तो वो बांग्लादेश रब्ता करते हैं उस फैमिली से कि आया आपका जो बेटा भाई है वो तो ज़िंदा है, आपको तो गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ सज़ाए मौत दे दी गई। उस फैमिली ने दिन रात एक पाकिस्तान हुकूमत से रब्ता किया कि हमारा बेटा ज़िंदा है और हमें रब्ता कराया जाए। उसे फांसी दी गई थी, लेकिन किसी मौके पे एंड उसे रोक दिया गया। तो अब कोई फांसी वजूहत क्यों रुकी थी? कोई वजूहत होंगी। ओके। 24 साल बाद उसके घर वालों को पता लगा कि हमारा घर का अफराद ज़िंदा है। अच्छा, फांसी जो रुकती है देखें वो गवर्नमेंट को ही पता होता है, क्योंकि पूरा जेल सील होता है जिस टाइम सज़ाए मौत दी जाती है। अल्लाह हर किसी को बचाए, तो कोई वहाँ पे अफसरों के अलावा नहीं होता, जजेस के अलावा कोई नहीं। उसको वहाँ पे रुकवाया गया। 24 साल बाद उनकी फैमिली को पता लगा कि हमारे घर का अफराद ज़िंदा है जेल में। वाह। इसी तरह मैं आपने पूछा कि जजेस के क्या माइंड होते हैं कि ये सज़ाए मौत देना, उम्र कैद देना। अब एक मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अज़ीज़, जेल के सीनियर टीचर भी हैं फ़ाइन आर्ट के। मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में उनसे, और मतलब एक कामयाबी की राह पर उन्होंने मुझे लेके गए। अब बताएं, उन्हें सज़ाए 210 साल, सज़ा 210 साल और 4 बार सज़ाए मौत। पहले बात करूँगा कि 210 साल मुझे कोई शख्स अपनी इस इतनी सी लाइफ में मैंने तो सुना नहीं कि किसी की 120 साल उम्र हो, 130 साल उम्र हो, इतनी उम्र हो। 210 साल क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ समझ आने वाली बात है। जजेस हैं, 210 साल सज़ा दे दें, और सज़ा दे दें इनको 4 बार सज़ाए मौत दे दें। मतलब एक बार लटकाएं, फिर लटकाएं, फिर लटकाएं। ये कौन सा कोई थिंकिंग कानून में लिखा हुआ है कि एक मरे हुए शख्स पे भी आप इतना जुल्म करें कि उसको टांगें, फिर उतारें, फिर टांगें, फिर 4 बार सज़ाए मौत कहाँ लिखी है? इंसान एक बार ही मरता है। बिल्कुल। अगर एक बार मर गया तो 3 बार सज़ाए मौत आप किससे देंगे मुझे बताएं? फिर ज़िंदा करेंगे उसको मारने के लिए? तो आपको लगता है ये जो सेंटेंसेस मिलती है फ्रॉम द जुडिशल सिस्टम, ये प्योरली पर्सनल है? बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता। अगर जैसे आपका केस है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं था, मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है, आपका एलिबाई भी था, बिल्कुल। तो फिर जब आपको अरेस्ट किया जस्ट बिकॉज एक करप्ट ऑफिसर था, एक करप्ट टीम थी, उस बेस पे ही जज ने आपको डेथ सेंटेंस दी। और जब मुझे हाई कोर्ट से बरकरार किया गया तो एक जज के रिमार्क्स थे कि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैंने तो ख़राब नहीं किया कराची के हालात। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आप लोग हंसेंगे भी और आपके समझ में आने वाली बात होगी। अगर किसी लड़की को तलाक होती है, एक लड़की की शादी की, 1 महीने बाद तलाक हो गई, एक और लड़की की शादी हुई, उससे भी तलाक हो गई। इस डर से कभी माँ बाप ने बेटियों की शादी करना छोड़ी है? नहीं, कि नहीं उनको 2 को तलाक हुई थी, इनकी शादी नहीं कराना, उन्हें तो तलाक हुई है। कराची के हालात ख़राब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ये कह के बरकरार कर दिया कि कराची के हालात बहुत ख़राब है, इन पे ये मर्डर का केस है। हालात कभी सही हो सकते हैं किसी दुनिया के किसी खाने में? आए दिन कहीं या कहीं कोई या कोई मसला। आप बताएं, पंजाब का एक वाक़या है, सज़ाए मौत के कैदी, उनके ब्लैक वारंट, उनको सज़ाए मौत दे दी जाती है, जेल में फांसी दे दी, ठीक है, लाश ले गए, दफना दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर होता है कि इनको बरी कर दिया। तारीख़ है, आप रिसर्च करना चाहें तो कर सकती हैं, तारीख़ है कि फांसी दे दी गई कैदियों को, सुप्रीम कोर्ट से बाद में ऑर्डर आता है कि इनको बरी कर दें, क्योंकि वो थे बेकसूर थे। बताएं, लेकिन वो तो मर गया। अभी 2 बड़े बड़े केसेस पाकिस्तान में, सज़ाए मौत के बड़े केसेस, नामवर केसेस, जिनके नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि काबिल एहतराम भी थे, और एक तो हमारे मुल्क का जो है सरमाया थे, बहुत बड़े अफसर थे, उन्हें सज़ाए मौत दी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनको मरने के बाद। तो आपको अच्छा, वो इंतकाल कर गए थे सज़ाए मौत में, लेकिन रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बरी किया उनको। तो जो कैदी जिंदा हैं उनकी अपीलें क्यों नहीं सुनी जा रही? ये जो 26वां आइन पास हो गया, इस पे बड़ी कैदियों को उम्मीद हुई कि हमारे केसेस बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे। बैकलॉग क्यों है, इतना स्लो क्यों है सिस्टम? जो 26वीं आइन पास की, इन्होंने कहा कि साइलिन बहुत खुश होंगे, इनके केसेस चलेंगे। 1993 का केस था फ़िज़ाई आलूदगी का, पंजाब का, उसको अब फैसला दे के इन्होंने किया। 1993 उसका फैसला अब दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं 2019 से सुप्रीम कोर्ट का मुंतज़िर हूँ
कि अल्लाह रहम करे, मेरा फ़ैसला दे, मैं घर को जाऊँ। मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे 2 भाई हैं। तो अगर आपका सुप्रीम कोर्ट से लेट से फैसला हो जाता है तो आप वो हैं, मैं इंशाल्लाह घर चला जाऊँगा उसी दिन, आप बरी हो जाएंगे? बरी हो जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे फ़ैसले जो इंसान के गुजरने के बाद हैं, तो फ़ैसले किस काम के? जहांगीर अपनी फैमिली को तो मिस करते होंगे, है ना? बहुत बहुत मिस करता हूँ, हर इवेंट जैसे पे मिस ईद करता हूँ। आती है, रमज़ान आता है, मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक सज़ाए मौत है, लेकिन जिस तरीके से आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं खुद शॉक में हूँ कि यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन। ये इतनी पॉजिटिविटी कैसे है? इंसान जो है, अगर मुझे यकीन है मैं बेकसूर हूँ। अगर मैं गुनाहगार होता, टांगें काँप रही होती, आपके सामने काँप रहा होता, क्योंकि गुनाहगार था। गुनाहगार कोई ज़िंदगी में गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन जब जेल में मैं 2011 में आया, तो 1-2 साल तो मेरे वैसे ही जो है बैरकों में, पहले किसी दौर में कहते थे जेल मतलब एक खौफनाक जगह है, थी शुरू में, थी बिल्कुल ऐसा था, मैं देखता था 2011 तक। लेकिन 2000 एक्चुअली 16-17 के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की जेल में। डीआईजी हमारे आईजी साहब, खुसूसी में डीआईजी साहब का शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन करेंगे, बाहर से एनजीओज़ आती हैं कैदियों के लिए कि कोई सुधरना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है। ये आदत आपको घर से मिलती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। जेल में रहने के बाद कोई अपने को सुधारे, तो 2016-17 के बाद जब से ये हमारे डीआईजी ख़ास तौर पे उन्होंने एक ऐसी कैदियों के लिए भलाई के रास्ते खोले, जेल के तमाम अफसरान से कहा कि आप जुर्म से नफ़रत करेंगे, इंसान से कभी नहीं करेंगे। आप जेल के किसी अफसर से मिलें, वो कभी ये नहीं देखा कि ये किस जुर्म में आया हुआ है, यही देखेंगे कि इंसान है। वो हमें इसको इंसानियत के इंसानियत की नीति से गाइड करते हैं, डील करते हैं। और हमें क्लासेस दी गई। पूरे पाकिस्तान में सेंट्रल जेल कराची में चाइनीज़ क्लासेस होती हैं, जो लोगों ने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा और बाहर जाके जॉब भी कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस हैं जो मैं खुद भी लेता हूँ, कंप्यूटर क्लासेस हैं वो भी लेता हूँ, फ़ाइन आर्ट्स हैं वहाँ भी जाता हूँ, जिम है वहाँ भी जाता हूँ। एक अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है। यहाँ पे इतनी क्लासेस हमें प्रोवाइड की हैं। गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कैदी इनके पास चल के जाए कि सर मेरी ये तकलीफ़ है, रब गवाह मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, कि हमारी मुश्किलात हल की जाती हैं। हमें मुश्किल में ईद वाले दिन मैं आपसे बताऊंगा, ईद है तो ये कोई त्यौहार आता है तो हमारे दिल रो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, अंदर से तो नहीं फील कर सकता। नहीं, अगर मैं बताऊं भी तो शायद आप ना समझें, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे कट लगा है तो दर्द मुझे ही होगा। आप सिर्फ देखेंगी कि मुझे ज़ख्म है, महसूस में बिल्कुल वो दर्द इन अफसरान ने देखा है, रात तन्हाइयों में हमें रोते हुए देखा है। ईद को अपने बच्चों को छोड़ के हमें गले लगाने आते हैं आईजी साहब, डीआईजी साहब, ख़ास तौर पे सुप्रीडेंट, हमारे सर्कल के जो इंचार्ज होते हैं, सूबेदार, हवलदार, जेलर, हमें गले लगाने आते हैं। ईद की नमाज़ हम सलाम फेरते हैं, हमारे सर पे खड़े होते हैं, गले मिलते हैं, हमें हौसला देते हैं, बेटा परेशान मत, ये मुश्किलें झड़ जाएंगी, चले जाओगे इंशाल्लाह ताला। ताकीद यही होती है बुरे काम ना करें बाहर जाकर। हमें यहाँ भी इंसानियत का दर्स दिया जाता है। अब ये जेलें दर्सगाह, इस्लाह घर बन चुकी है, रिहैबिलिटेशन सेंटर। जी, अगर इस जेल में आपसे मैं कहूँ 7,000-6,000 कैदी है तो 3,500-4,000 मैक्सिमम क्लासों में होगा। लेकिन जहांगीर, जैसे आपने बोला, बेगुनाह भी है, गुनहगार भी है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये जो एक वर्ड है ना, जेल, प्रिजन, ये बाहर सोसाइटी के लिए एक ही है कि भाई इसने कुछ गलत किया होगा तभी इसको जेल मिली है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही। तो एक तरीके से आपको ये भी है कि मेरी फैमिली को कितनी लानत मलामत मिल रही है मेरी वजह से, कोई शक नहीं है। फिर यहाँ पे भी एक अलग स्ट्रेस है, फिर जैसे आपकी सेंटेंस है वो भी अलग स्ट्रेस है। हमारा जो सेगमेंट है वो इतना सही था, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करना चाहूँगी। ये आपका कैमरा है, जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर सियासी आइनी केसों के रुझान में लगे रहते हैं। यहाँ जेलों में 30-30 साल से कैदी पड़े हुए हैं, 25-25 साल से पड़े हुए हैं। आप उन्हें 24 साल बाद, 25 साल बाद बरी करते हैं। एक इंसान की जवानी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा तबाह हो जाती है। अब अगर आप हमारे केसेस चलाएं, हम जिस मुल्क में अदलिया मजबूत होती है वहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पे इंसाफ होता है रब खुश होता है, नेमतें बरकतें भेजता है। मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करूँगा, पुरज़ोर अपील करूँगा कि हमारी अपील ही चलाई जाएँ। हमें भी अपने
माशरे में कबूल करने के लिए एक नज़र से देखें, ताकि हम भी आपके बच्चे हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं। हमारी अपीलें आपके मुंतज़िर हैं, हम खुद आपके मुंतज़िर हैं। रोज़ाना कैदी सुबह उठते हैं, टीवी लगाते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई कैदी का केस चला दे, लेकिन कभी कोई केस। हम कैदियों के केसों पर कोई सुनवाई नहीं है। आखिर में माँ बाप से तमाम जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनकी औलादें हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पे खुसूसी नज़र रखें, उनकी पढ़ाई पर तवज्जो दें, उनकी गैदरिंग पे नज़र रखें, उनके उठने बैठने पे कवर करें। और खुदारा बस सबसे दुआ के लिए अपील करूँगा और अपनी फैमिली से सॉरी करूँगा कि मेरी वजह से आपका बहुत दिल दुखा। थैंक यू सो मच जहांगीर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एंड मैं और मेरी टीम दुआ करते हैं कि आपका जो भी फ़ैसला हो वो आपके हक़ में हो और बेहतर हो। एंड आज का एपिसोड हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये जो चार दीवारी है, जो हम जेल कहते हैं, जो हम सोसाइटी का आउटकास्ट समझते हैं, आप यहाँ पे आके देखें, इनकी स्टोरी सुने। सब यहाँ पे गुनहगार नहीं है। एंड ये हमारा आई थिंक दूसरा एपिसोड है जिसमें एक ही लूप होल नज़र आ रहा है, वो है जुडिशल सिस्टम। हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत स्लो है, हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत लूप होल्स है, और उस लूप होल्स की वजह से सैडली टू से कि कैदी को सज़ाए मौत हो जाती है, उसको फांसी लग जाती है और फिर उसको बरी किया जाता है। तो ज़रा सोचें, एक ज़िंदगी चली गई, क्यों? क्योंकि आपका जुडिशल सिस्टम बहुत स्लो है। ये थी जहांगीर की कहानी। रियलिटी चेक की जो टीम है वो वसीला बनती है ऐसी स्टोरीज़ को आपके पास पहुंचाने के लिए कि सोशल मीडिया पे ये स्टोरीज़ आए एंड होपफुली इनके हक़ में बेहतर हो। आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।